हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो भाई, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, 5 नवंबर को। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक। और देखिए, जो सुनामी दिवस के दिन सभी को सुनामी से होने वाले खतरों और बचाव के बारे में बताया जाता है। ठीक। देखिए, पहला जो है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया था? 5 नवंबर 2016 में पूरे विश्व भर में मनाया गया था। ठीक। तो 5 नवंबर 2016 को पूरे विश्व भर में मनाया गया था। देखिए, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक। तो इस प्रकार इसका आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो भाई, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? कह रही महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित नेहरू या इंदिरा गांधी। तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। लोकमान्य तिलक जो है, लोकमान्य तिलक जो है गणेश महोत्सव का प्रारंभ किए थे। देखिए, इन्होंने कब किए थे इसे? 1893 में। कब भाई? 1893 ईस्वी में गणेश महोत्सव का प्रारंभ कहाँ किए थे? महाराष्ट्र में प्रारंभ किए थे। ठीक। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। देखिए, बाल गंगाधर तिलक, जो लोकमान्य तिलक को बाल गंगाधर तिलक भी के नाम से भी जाने जाते हैं। देखिए, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1882 में पत्रकारिता के कारण इन्हें सजा हुई थी। 1882 में इन्हें पत्रकारिता के कारण इनको क्या हुई थी? सजा हुई थी। देखिए, मराठा एवं केसरी पत्रिका के संपादक थे। कौन से भाई? मराठा और केसरी के ये क्या थे भाई? पत्रिका थी, ये इसके संपादक थे। ठीक। और देखिए, 1896 और 97 इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर ना देने का आंदोलन भी चलाया था। क्या भाई? कर ना देने का आंदोलन भी चलाया था। इसी दौरान वहाँ के लोगों ने इन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि भी दी थी। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि लोकमान्य तिलक की उपाधि इन्हें कौन दिया था? तो ये महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा इन्हें दी गई थी, जब इन्होंने महाराष्ट्र में कर ना देने का आंदोलन चलाया था। ठीक है। देखिए, इन्होंने मांडले जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। देखिए, इसको हटाते हुए किसका? गीता रहस्य। ये भी आप कई बार पूछा है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? गीता रहस्य के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। बाल गंगाधर तिलक है। देखिए, ये एकमात्र कांग्रेसी नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। क्या भाई? अध्यक्ष नहीं बने थे। तो ये भी आपसे क्वेश्चन एक पूछा गया है, तो इतना आप इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो भाई, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। कह रहे हैं कि बेतवा, चंबल, यमुना या नर्मदा। तो किस नदी के भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। नर्मदा नदी के किनारे स्थित है कौन? जबलपुर। देखिए, जबलपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। कौन सा भाई? ये मध्य प्रदेश का, एमपी का एक जबलपुर शहर है जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तथा राज्य विज्ञान संस्थान है। क्या भाई? यहीं पर जो है उच्च न्यायालय और राज्य विज्ञान संस्थान है। जबलपुर में ही नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट तथा धुआंधार जलप्रपात है। तो ऐसा भी पूछा जाएगा कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो आप बताएंगे नर्मदा नदी पर। ठीक है। तो और भेड़ाघाट और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। और देखिए, यहाँ पर पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी जबलपुर में है। ठीक। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाए। देखिए, कुछ नदियों के किनारे प्रमुख शहरों के नाम हैं। जैसे आप अयोध्या जानते हैं कहाँ है? सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी के किनारे अयोध्या। और आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। कौन भाई? यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे। और बद्रीनाथ कहाँ है? गंगा नदी के किनारे। देखिए, कोलकाता, ये कोलकाता कहाँ है भाई?
ये हुगली नदी के किनारे। तो ये इंपॉर्टेंस है, हुगली नदी किनारे। और कटक जो है महानदी के, कहाँ भी, महानदी के किनारे हैं। कटक जो है महानदी के, और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे जो है उज्जैन स्थित है। प्रयागराज आप जानते हैं गंगा नदी के किनारे है। और फिरोजपुर जो है सतलज नदी के, कौन सी, सतलज नदी के किनारे कौन स्थित है, फिरोजपुर। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। और कानपुर गंगा नदी। और कोटा जो है, कोटा चंबल नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे स्थित है, ठीक। तो और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे। तो इस प्रकार इनको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, हाँ, डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला है, कह रहे कि ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है। कह रहे कि भाई ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है। कह रहे ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं, ये तारे हैं, ये प्रसिद्ध पुस्तकें के नाम हैं, या यो पावर संयंत्र है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ये भारतीय क्या है, शोध रिएक्टर हैं। क्या भाई, ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं। देखिए, तो प्रायोगिक रिएक्टर की स्थापना की गई थी। देखिए अप्सरा जो है 1956 में स्थापित देश का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर है। तो कौन भाई, अप्सरा जो है 1996 में स्थापित देश का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर है। देखिए, जर्लिना 1961 में और तथा कामनी कल्पक्कम में 29 अक्टूबर 1996 स्थापित प्रायोगिक क्या है, रिएक्टर हैं। तो अप्सरा आप याद रखिएगा, ये प्रथम है, इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो ध्रुव और पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है, ये भारतीय शोध के रिएक्टर हैं। देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको बताते हैं भाई, इसको हटाते हैं। देखिए, परमाणु संयंत्र ऊर्जा, जिससे आपका तारापुर है, क्या है भाई, तारापुर, कुल मिलकर कितने हैं, 7 है। तो तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगला है रावत भाटा, ये कहाँ है भाई, ये आपका राजस्थान में है, और अगला है कुंडनकुलम, कौन भाई, कुंडनकुलम, ये कहाँ है, ये आपका तमिलनाडु है, कहाँ है, तमिलनाडु में है। और कैगा, इसको हटाते थे, कैगा जो है कहाँ है, कैगा कहाँ है भी, कर्नाटक में। इसको आप रट लीजिए, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है। कैगा कर्नाटक, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक। कैगा जो है कर्नाटक में है। काकरापार जो है, ये कहाँ है, गुजरात में है। और देखिए कलपक्कम जो है, ये कहाँ है, तमिलनाडु में, कहाँ भी, तमिलनाडु में है। और एक नरोरा जो है यूपी में है। कौन, नरोरा जो संयंत्र है, ये कहाँ है, यूपी में है, ठीक। इस प्रकार आप इनको, 7 है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये आपके परीक्षा में आते रहते हैं, तो इंपॉर्टेंस है, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहे कि ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो ये भाई किस शहर में किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, अबू धाबी में। तो ग्लोबल से मीडिया कांग्रेस का पहला जो है, देखिए पहला संस्करण कहाँ किया जा रहा है, तो ये अबू धाबी में, ठीक। इसका जो संस्करण कब किया गया, ये 15 नवंबर से 17 नवंबर 2022 को के बीच किया गया। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम में दुनिया के 6 महाद्वीपों के 1200 से अधिक मीडिया क्षेत्र के विशेषज्ञ भाग ले लिए हैं, ठीक। तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहने कि उत्तर और दक्षिण भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, कौन सी पृथक करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, विंध्य। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी। तो जो है विंध्या पर्वत जो है श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य में स्थित प्राचीन पर्वतों की श्रृंखला है, जो भारत उपखंड को उत्तरी और भारत व दक्षिणी भारत में बांटती है, ठीक। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए आपको बताते हैं, देखिए अरावली पर्वत, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। देखिए अरावली जो रेंज है, यह जो है पालनपुर, देखिए पालनपुर
गुजरात, पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना पहाड़ी से दिल्ली तक ये क्या हुई है, फैली हुई है लगभग 692 किलोमीटर तक, या पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक फैली हुई है, जो यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है। कौन भाई? प्राचीनतम पहाड़ी, सॉरी प्राचीनतम रेंज है, ठीक। तो ये जो है प्राचीनतम क्या है, रेंज है जो विश्व की, ठीक। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है भाई? गुरु शिखर है। कौन सी? गुरु शिखर है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, ठीक है। और ये कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। अगर और आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, याद रखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाई मुदी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक। और दूसरी दक्षिण भारत की चोटी सबसे ऊंची कौन है? डोडा बेटा। कौन सी भाई? डोडा बेटा, ठीक है। अगर हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी ऊंची है तो आप बताएंगे कंचनजंगा, भारत की कंचनजंगा, जिसे आप K2 के नाम से जानते हैं। नामचा बर्वे कहाँ है भाई? असम में है। गारो खांसी जयंतिया कहाँ है? मेघालय में, ठीक। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन आप C नंबर लगाएंगे। आगे चलते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि इंडिका पुस्तक के लेखक पूछा है कौन है? कह रहे हैं कि फायान है, हेनसांग है, मेगस्थनीन है या सेलुकस है। तो कौन है भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? C नंबर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C नंबर सही हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका C नंबर हो जाएगा। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो C नंबर हो जाएगा मेगस्थनीज। देखिए मेगस्थनीज जो है 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच आया था। यह जो है यूनानी राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। किसके भाई? चंद्रगुप्त। ये भी आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनके आए थे। यह यूनानी सामंत सेलुकस का राजदूत था। किसका भाई? ये मतलब इन्होंने सेलुकस जो है इनको राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, ठीक। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर इसका C नंबर हो जाएगा। देखिए हेंगसांग किसके शासनकाल में आए थे भाई? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए हुए थे, ठीक। और ये फायान जो एक कौन थे? एक चीनी यात्री था, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था, ठीक। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर C इसमें सही हो जाएगा। तो ये कई बार पूछा गया कि इनसे प्रश्न किया गया है कि ये किनके शासनकाल में आए हैं, तो ये आप इनको याद रखिएगा कि मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के समय आए थे, और हेनसांग हर्षवर्धन के समय आए थे, और फायान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आए हुए थे, ठीक। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं कि आगा खाका का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल के साथ है? किस खेल के साथ संबंध है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका B नंबर सही हो जाएगा, हॉकी। तो आगा खा कप जो है हॉकी खेल से संबंधित है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो भाई किसने किया है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये B नंबर सही हो जाएगा, IDFC जो है ने देखिए IDFC फर्स्ट बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत का पहला स्टिकर से आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड जो है नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर स्टिकर को टैप करके लेन देन की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल सक्षम हो जाएगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? B नंबर सही हो जाएगा। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2015 को। तो IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 2015 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका B नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो कौन है भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? B नंबर सही हो जाएगा। B नंबर सही हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये
फुटबॉलर हैं जो 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये आपके कहाँ के हैं? पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है कुल कितने अब तक 122 गोल जो है कर चुके हैं, जो विश्व के नंबर 1 फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। सेकंड नंबर पे कौन है? अली डेई जो है 109 गोल करके ये जो है सेकंड नंबर पर जो है फुटबॉल खिलाड़ी जो हैं बने हुए हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, अगला करते हैं। देखिए कह रहे हैं कि 7वें भारत जल सप्ताह की थीम क्या है? तो ये आपसे पूछा गया है। 7वें भारत जल सप्ताह, देखिए 7वें भारत जल सप्ताह की जो है आपसे थीम पूछी गई है। तो इसका कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। जल सुरक्षा, देखिए सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण का आयोजन देखिए कब हुआ था? 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उद्घाटन किसने किया? जो 15वीं राष्ट्रपति है ना, 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में, कहाँ भाई? ग्रेटर नोएडा में जो है इसका आयोजन उद्घाटन की है। तो देखिए राष्ट्रपति आई हैं द्रौपदी मुर्मू, जो द्रौपदी मुर्मू जो हैं 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं, जो यहाँ भारत की जो है द्वितीय राष्ट्रपति सेकंड नंबर की महिला में चुनी गई हैं। पहली आपकी कौन थी महिला? प्रतिभा सिंह पाटिल थी, और सेकंड नंबर पर ये चुनी गई हैं। ये देखिए जनजाति समुदाय से संबंधित है। अगर जनजाति समुदाय से पूछेगा तो यही पहली हो जाएंगी। ठीक, लेकिन अगर उस वैसे साधारण पूछ रहे हैं सबसे पहले तो आप प्रतिभा पाटिल लगाएंगे ऑप्शन में। ठीक, देखिए ये जो है भाजपा से चुनी गई हैं, और ये किस जनजाति है? ये संथाल। ठीक है, संथाल जनजाति से है, और कहाँ की हैं? ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले से ये बिलोंग करती हैं। और इनका जो जन्म हुआ था जो 20 जून कब हुआ था? 20 जून 1958 को। ठीक है, 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ है, और ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं 15वीं। ठीक, तो इस प्रकार आप इनको ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि किस पद्धति द्वारा चुने जाते हैं? कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, नामांकन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो बताइए भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व किस पद्धति द्वारा चुने जाते हैं? चलिए बताइए, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि जो है किस पद्धति से द्वारा चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। देखिए लोकसभा आया है, तो देखिए लोकसभा आर्टिकल कितने में है? आर्टिकल 81 में आया है। आर्टिकल 81 में देखिए मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500। कितनी थी भाई? 500। जो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। और अगर आपसे पूछे वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, सीटें हैं, तो ये आप बताएंगे 545। कितनी है? 545 है। ठीक है, देखिए 530 जो होती है, 530 जो है राज्यों द्वारा, और 13 जो है 13 संघीय क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 13 सदस्य किसके द्वारा? संघीय क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित होते हैं। और देखिए ये इंपॉर्टेंस कई बार पूछा है, 2 सदस्य जो है आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य जो है आंग्ल भारतीय वर्ग के मनोनीत किए जाते हैं। देखिए लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? निम्न सदन कहते हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा लोकसभा कहाँ है? लोकसभा सीट कहाँ है? तो आप बताएंगे यूपी में बताएंगे कितनी है? 80 सीट है। ठीक, और देखिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 साल होना चाहिए। ठीक, तो 25 साल। तो इस प्रकार आप ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए। देखिए लोकसभा जो है आर्टिकल 81 में है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 500 थी। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है? 545 है। ठीक है,
तो 530 राज्यों द्वारा और 13 सदस्य संघीय क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 2 सदस्य जो है आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और सब यह जो है निम्न सदन कहलाती है। और यूपी में 80 सीट सबसे ज़्यादा है और इसकी उम्र जो है 25 साल जो है सदस्य बनने के लिए 25 साल होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए, विधानसभा सदस्यों की संख्या आपसे पूछा है कि किस राज्य में सबसे अधिक है। तो भाई ये तो आपको जानते हैं, तो किस राज्य में है, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। कितना, कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में आपकी सदस्य संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष स्पेस वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है। तो कितने साल के लिए भैया, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर, तो ये 5 साल के लिए। ठीक, देखिए, लोकसभा अध्यक्ष चुनाव लोकसभा की प्रथम बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच में किया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है और लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक, कितने साल के, 5। इसके पहले भी क्या हो जाता है, इनको विघटित या हटाया जा सकता है अगर ये सही से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कि भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। तो संपूर्ण क्रांति भाई कब, ये इसके पक्षधर कौन थे, तो बताइए भी कौन थे। तो ऑप्शन नंबर कह रहे कि जयप्रकाश नारायण थे, ज्योतिबा फूले थे, बीपी सिंह थे या महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। कौन भाई, जयप्रकाश नारायण। देखिए, संपूर्ण क्रांति के जयप्रकाश नारायण का विचार वह नारा था जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया था। देखिए, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। ठीक है, देखिए, मैदान में उपस्थित लाखों ने जात पात, तिलक, दहेज और भेदभाव छोड़ने का संकल्प लिया था। तो ये कब किया था, मार्च 1974 में। ठीक है, 1974 में जो है इसका पटना में जो है ऐतिहासिक गांधी मैदान में इसका आयोजन किया गया था। तो ये कौन थे भाई, जयप्रकाश नारायण। ये जो इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। ठीक, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं स्पेस में स्थित राक कट गुफाएं हैं। बताइए भाई कौन सी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, उड़ीसा में। देखिए, उड़ीसा में भुवनेश्वर से 7 किमी की दूरी पर स्थित 2 पहाड़ियां उदयगिरी और खंडगिरी हैं। ये पहाड़ियां पुरातात्विक से ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व है। ठीक, देखिए, हाथी गुफा शिलालेख में इसका वर्णन कुमारी पर्वत के रूप में आता है। ठीक, तो इस प्रकार इसका नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है। साहा नाभिकीय भौतिक संस्था कहाँ है भाई, तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। देखिए, साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। यह संस्थान प्रसिद्ध भारतीय भौतिक शास्त्री डॉक्टर मेघनाद साहा के नाम पर है। कौन भाई, डॉक्टर मेघनाद साहा के नाम पर है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहने कि रेशम कीट अपने जीवन के चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, कहने कि लार्वा, अंडा, प्यूपा या पूर्ण कीट। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, प्यूपा। जो है रेशम कीट जो है अपने जीवन चक्र में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु प्यूपा अवस्था में प्रदान करता है। ठीक, तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि विद्युत धारा को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो भाई किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, एमीटर। तो अमीटर का प्रयोग जो है विभवांतर विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। और वोल्ट मीटर जो है किसके मापन के लिए, वोल्ट मीटर जो है विभवांतर मापने के लिए जाता है और विद्युत धारा एमीटर से मापा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या देखिए 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है। बताइए भाई, परमाणु संख्या आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए, ए बराबर होता है पी प्लस पी मतलब प्रोटॉनों की संख्या और एन मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या।
प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक। क्या भाई? प्रोटॉनों की संख्या होती है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक होता है जिसे आप किससे डिनोट करते हैं? जेड से। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जेड से किसको डिनोट करते हैं, तो परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये फार्मूला लगाएंगे, ए इक्वल टू जेड प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, जेड प्लस एन, प्रोटॉनों की संख्या पे आप जेड रख देंगे, जेड मतलब परमाणु क्रमांक। तो इस प्रकार आप यहाँ पे दिया हुआ है जो रख देंगे, तो आपको न्यूट्रॉन दिया गया है और द्रव्यमान संख्या दिया गया है। तो क्या करेंगे? जेड बराबर हो जाएगा 298 माइनस का 196 कर देंगे, तो कितना निकल के आएगा? 112। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। घटाएंगे तो 100 कितना आएगा? 102 आएगा, मतलब 102 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 298 में 196 घटाएंगे तो 102 आएगा। ठीक, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी बीमारी जो है वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न होती है? देखिए, पोलियो जो है वायरस द्वारा होता है, पांडु रोग जो है वायरस द्वारा होता है, चेचक वायरस द्वारा होता है, और देखिए डिप्थीरिया, तो यही ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। डिप्थीरिया जो है जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक, इसमें जो है इसके लक्षण क्या है डिप्थीरिया के? जैसे बुखार होना, उल्टी होना, सांस लेने में कठिनाई आदि इसकी समस्या हो जाती है। तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, कह रहे हैं कि एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज को सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, तो आपका सी नंबर इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, देखिए कूट दिया है नीचे और इसमें कह रहा है कि सही किसका नहीं है। चलिए पहले इसको देखते हैं। कह रहे हैं कि पहला है ब्यूटेन्स 1 ऑल CH3OC2H5, और देखिए कह रहे हैं कि क्लोरोथीन से CH2 डबल बॉन्ड CHCl और फर्स्ट फ्लोरोप्रोपेन्स, ये हो जाएगा कि ठीक। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, इसमें ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 जो है आपके सही हैं। ऑप्शन 2 और 3 आपके सही हैं और ऑप्शन 1 और 4 आपके गलत हैं। ऑप्शन 1 और 4 गलत हैं क्योंकि जो IUPAC नाम है वो गलत है। इनका IUPAC नाम जो है क्या है? मेथॉक्सी इथेन है, जो है क्या ये इसका मेथॉक्सी इथेन है, और जो इसका है 1 ब्यूटेनॉल होता है। क्या भाई? 1 ब्यूटेनॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, कह रहे हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं है, मतलब कहाँ पर आपको इसका प्रयोग नहीं होता। देखिए, टार्च में अवतल दर्पण होता है, सेविंग दर्पण के रूप में होता है और हेडलाइट में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, जो ड्राइवर के बगल में जो आपका दर्पण लगा रहता है तो वो कैसा होता है? आपका उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा जो है काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं को प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में बना देता है। ठीक, तो इसलिए बगल वाला जो है आपका उत्तल दर्पण लगा होता है। और देखिए, उसके जो हेडलाइट में होता है उसमें अवतल होता है, टार्च में, सेविंग में अवतल दर्पण होता है। तो सी नंबर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन हो गए। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।